जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं रमाकांत रंजन। आज 3 जनवरी 2024 है। आज ज्ञान की देवी, भारत की प्रथम शिक्षिका एवं प्रधानाध्यापिका, क्रांति ज्योति, समाज सुधारक, गरीबों, दलितों एवं शोषित, पीड़ित, वंचितों के लिए कार्य करने वाली माता सावित्रीबाई फूले जी का 194वां जन्म दिवस है। साथियों, आप सभी को माता सावित्रीबाई फूले जी की 194वीं जयंती की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं तथा माता सावित्रीबाई फूले एवं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले क्रांति सूर्य, ज्ञान की ज्योति जलाने वाले सामाजिक क्रांति के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी के चरणों में शत शत नमन। साथियों, माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ था। साथियों, इनके पिता का नाम खंडोबा नेवासे पाटिल और माताजी का नाम लक्ष्मी देवी था। साथियों, प्रारंभ में उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, जो इस देश के बहुसंख्य लोग हैं और इस देश की सभी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। साथियों, कुछ मुट्ठी भर लोग ही पढ़ने लिखने, संपत्ति, शिक्षा आदि पर अपना हक रखते थे। साथियों, इसके पहले महात्मा गौतम बुद्ध ने इस व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया था और उन्होंने घोषणा किया था कि बहुजन वर्ग निपट धनहीना और असन बसन बिन दुर्बल दीना। कि ये जो बहुजन समाज है, ये निपट, निसार, निर्धन, गरीब बना दिया गया। न इसके पास जगह, धन संपत्ति है और न ही कोई जायदाद है। साथियों, ये स्थिति बहुत दिनों तक चलती रही। जब माता सावित्रीबाई फूले एवं उनके पति ज्योतिबा फूले 19वीं सदी में इस देश में जन्म लिया, उस समय सामाजिक कुरीतियों का जाल बुना हुआ था। साथियों, ऐसी परिस्थिति में जब अंग्रेजों का शासन इस देश में चल रहा था, बहुत सारी अंग्रेज मिशनरियां लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही थी। बहुत से लोग शिक्षा की तरफ आकर्षित हो रहे थे, लेकिन कुछ स्वार्थी, छली, कपटी अपने आप को शिक्षित और विद्वान कहलाने वाले लोग
सारी चीजों पर अपना एकाधिकार जमाए हुए थे और वे जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक अव्यवस्थाएं हैं, जो अन्याय और अत्याचार के प्रतीक हैं, उनको बनाए रखना चाहते थे। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जब 9 वर्ष की थी तो 1840 ईस्वी में क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले जी से उनका विवाह हुआ। उन्हें बचपन में पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला। महात्मा ज्योतिबा फुले जब उन्होंने सामाजिक अव्यवस्थाओं को देखा, उनके जीवन में एक बहुत ही कड़वी एवं दिल को झकझोर देने वाली घटना घटित होती है। वे एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा करते थे। वहां पर परांजपे नाम के एक दूसरा लड़का पढ़ा करता था। उसकी शादी में, उसके निमंत्रण पर ज्योतिबा फुले साहब उसकी बारात में शामिल हुए। लेकिन जब बारातियों ने देखा कि ये एक माली समाज का हमारे बीच में चल रहा है, तब उन्होंने, जितने भी बाराती थे उन सब लोगों ने प्रतिरोध किया। उनके प्रतिरोध के फलस्वरूप महात्मा ज्योतिबा फुले साहब को उस बारात से वापस घर लौटना पड़ा। वे घर नहीं गए। मार्ग में ही वो सोचने लगे कि मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी विद्वान हूं, मैं भी अच्छे कपड़े पहना हुआ हूं, लेकिन इसके बावजूद मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार क्यों किया गया। साथियों, ज्योतिबा फुले साहब सोचने लगते हैं और सोचते सोचते वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसका कारण विद्या है। विद्या बिना, उन्होंने विद्या शिक्षा के महत्व पर इतना रिसर्च किया, इतना जोर दिया। उन्होंने पाया कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, और गति बिना वित्त गया, और बिना वित्त के जो शूद्र थे वो गुलाम हो गए। तो साथियों, इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम विद्यालय खोलने का निश्चय किया। महिलाओं और बालिकाओं को पढ़ाने के लिए, क्योंकि महिला ही होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने माता सावित्रीबाई फुले को घर में ही पढ़ाया। और जब उनको प्राथमिक शिक्षा घर में पूरी हो गई तो उन्हें प्रशिक्षण के लिए नॉर्मल स्कूल पुणे में दाखिल किया गया। नॉर्मल स्कूल पुणे से उन्होंने शिक्षण की डिग्री हासिल की और सर्वप्रथम निर्धन, वंचित, शोषित एवं पीड़ित लोगों के लिए, महिलाओं और बच्चियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने 1848 ईस्वी में पुणे में पहला विद्यालय स्थापित किया। साथियों, जैसे ही रूढ़वादियों को, विषमतावादियों को, वर्चस्ववादियों को ये खबर चलती है कि जिन लोगों को हमने हजारों साल से शिक्षा, संपत्ति, शस्त्र से वंचित किया है, उन लोगों को पढ़ाने के लिए ज्योतिबा ने एक विद्यालय खोला है। उन्होंने इसकी कड़ी प्रतिक्रिया दी। पूरे महाराष्ट्र और पुणे में एक हलचल सी पैदा हो गई। साथियों, बहुत सारे वर्चस्ववादियों ने
ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले के घर वालों से इसकी शिकायत किया कि ये अधर्म का काम तुम्हारा बच्चा कर रहा है, इसको रोकिए। ज्योतिराव फुले जी के पिता गोविंदराव फुले जी ने उन्हें विद्यालय बंद करने के लिए और शिक्षा से अपना नाता तोड़ने के लिए कहा। क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले जी ने कहा कि मैं विद्यालय नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। उनके पिताजी ने कहा कि यदि आप विद्यालय और पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई कारण, कोई जगह नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फुले एवं माता सावित्रीबाई फुले ने घर छोड़ना, अपना परिवार छोड़ना मंजूर किया, लेकिन शोषित पीड़ित वंचितों को पढ़ाने और विद्यालय बंद करना नहीं छोड़ा। साथियों, इस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले साहब को अपना घर छोड़ना पड़ा। उनके किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त, किसी परिचित ने उनकी सहायता नहीं किया। उनकी सहायता एक उस्मान शेख नाम के एक व्यक्ति ने किया। उस्मान शेख ने उन्हें रहने के लिए घर और विद्यालय के लिए भी एक मकान दिया और साथ में माता सावित्रीबाई फुले के साथ में पढ़ाने के लिए, उनके सहयोग के लिए अपनी बहन फातिमा शेख को भी उसमें लगा दिया। साथियों, इस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले अपना शिक्षण कार्य करने लगी, लेकिन यहां भी उनका पीछा उन वर्चस्ववादियों ने, रूढ़िवादियों ने नहीं छोड़ा। वो जब विद्यालय पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में उनके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर फेंके जाते थे, उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती थी। उनकी बदनामी करने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन इसके बावजूद माता सावित्रीबाई फुले अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। यहां तक कि एक बार सुपारी दे करके उनको मारने की भी योजना बनाई गई। मारने वाले रात में उनके घर पहुंच जाते हैं और कुल्हाड़ा और फरसा से उन पर वार करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिबा फुले साहब और माता सावित्रीबाई फुले उनसे सवाल करते हैं कि आपको हमें मारकर क्या मिलेगा। वो कहते हैं कि हमको पैसा मिलेंगे। ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं कि आपको कितना पैसा मिलेगा? क्या आपके बच्चों के भविष्य से ज्यादा वो पैसा कीमत रखता है? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखें? क्या हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं खोला है? क्या हम आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना घर बार नहीं छोड़ा है? उनके बात समझ में आ जाती है और वो दोनों जो हत्यारे थे, जो उनकी हत्या करने आए थे, उनके शिष्य बन जाते हैं, उनके अंगरक्षक बन जाते हैं। साथियों, इस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले लगातार सामाजिक सुधार के कार्य करने लगते हैं। 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले साहब ने समाज सुधार की गति को तेज करने के लिए गुलामगिरी नामक एक किताब लिखते हैं और उसी समय सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं।
उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया कि जो इस देश में धर्म बनाया गया है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के वर्चस्व के लिए बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया कि टहले करन हित बाध्य न कोई, अमान्य विरुद्ध विधान न मोई। ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं कि सेवा करने के लिए केवल कुछ ही लोगों का दायित्व नहीं, बाकी लोग मलाई खाते रहें और अधिसंख्य लोग सेवा करते रहें, ये जो नियम है, ये जो कानून है, ये जो व्यवस्था है, ये मुझको किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है। और उन्होंने ये कहा कि मोह पहनारी पुरुष सम दो, कि मोह पहनारी पुरुष सम दो, आही नरंचहु घट बड़ को। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब कहते हैं कि पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं है। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया है, तो हम क्यों उनके साथ भेदभाव करें। इसलिए उन्होंने जहां शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई, वहीं पर इस देश की सभी समाज के सभी धर्मों की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए बालिका विद्यालय भी खोले और माता सावित्रीबाई फुले को उन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। साथियों, समाज सुधार के कार्य को उन्होंने आगे जारी रखते हुए पहली बार उन्होंने कहा कि ये जो धर्मशास्त्र हैं, ये धर्मशास्त्र कोई ईश्वरीय नहीं है, इन्हें इंसानों ने ही लिखा है और अपने फायदे के लिए लिखा है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया कि जो धर्मशास्त्रों में लिखा है वो सारी चीजें सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच न पावहीं बाँच तिन, होहीं भ्रमित सब लोग, अब विस्मेलित पकवान सम ते सब छाड़न जोग। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश में छुआछूत है, ऊंच नीच है, भेदभाव है, अंधविश्वास है, पाखंड है, रीति रिवाज हैं, ये सब कुछ अंधविश्वासी और पाखंडी और स्वार्थी लोगों ने बनाया है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया कि तुम अति अधा में अवरा ने अछूता, कि तुम अति अधा में अवरा ने अछूता, अबेगी भगावहु यह भ्रम भूता, कि बेगी भगावहु यह भ्रम भूता। उन्होंने जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो हजारों साल से आपके अंदर ये भ्रम भर दिया गया है कि तुम नीच हो, कि तुम छूत हो, कि तुम अछूत हो, ये एक भ्रम है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और इस भ्रम को जितनी जल्दी हो सके अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। साथियों, इसके लिए उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का प्रतिषेध किया, सती प्रथा का प्रतिरोध किया। उन्हें कहा ये प्रथाएं गलत हैं, इससे समाज सड़ गया है और इस सड़े हुए समाज का विकास तभी हो सकता है जब हम इस गंदगी को समाज से दूर करें। तो साथियों, उन्होंने विधवा केस वपन के खिलाफ भी आंदोलन किया। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए
अनाथालय खोले। साथियों, उन सभी कार्यों में माता सावित्रीबाई फुले बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती थी। और 1890 में जब ज्योतिबा फुले साहब का परिनिर्वाण हो गया तो उन्होंने ज्योतिबा फुले साहब के सपने को पूरा करने के लिए उनके जो अधूरे कार्य रह गए थे उन सभी को अपनी जिम्मेदारी में लिया और सत्य शोधक समाज का बड़ी ही कुशलता के साथ नेतृत्व किया। सभी जो भी कुरीतियां थी जिनको दूर करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले साहब आंदोलन कर रहे थे, उन सभी आंदोलनों में अपना नेतृत्व प्रदान किया। साथियों, माता सावित्रीबाई फुले जी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक अनाथ बच्चे यशवंत राव, जो कि एक विधवा महिला के गर्भ से हुए थे, उनको गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम यशवंत राव रखा। उसे अपनी विरासत सौंप दिया। साथियों, मानव समाज की सेवा के लिए, शोषितों वंचितों की सेवा करने के लिए, पीड़ा से पीड़ित लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने उनको डॉक्टरी की शिक्षा दिलवाई। और 1897 में जब प्लेग की महामारी आई, पूरा महाराष्ट्र, पुणे समेत पूरे देश में प्लेग की महामारी फैली हुई थी। उस महामारी में उन्होंने दीन दुखियों पीड़ितों की जम करके सेवा किया। साथियों, इसी सेवा में एक दिन वे प्लेग से पीड़ित एक बच्चे को, जिसको लाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हो सका, उसको यशवंत राव के क्लिनिक में भर्ती कराने के लिए माता सावित्रीबाई फुले उस बच्चे को, जिसका नाम परांजपे था, उस बच्चे को अपनी पीठ पर लाद कर क्लिनिक पहुंचाती हैं। और उस बालक को, वो बालक प्लेग से पीड़ित था। माता सावित्रीबाई फुले जी प्लेग से पीड़ित हो जाती हैं और 10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई फुले हमें छोड़ करके चली जाती हैं। उनका परिनिर्वाण हो जाता है। इस प्रकार माता सावित्रीबाई फुले जीवन भर शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों की सेवा करती रही। उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, अपना सुख साधन छोड़ दिए और हम सभी के लिए, हम सभी को शिक्षित करने के लिए, हम सभी का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो साथियों, हम सभी को माता सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी यथासंभव समाज के उत्थान के लिए, समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए, छुआछूत को खत्म करने के लिए हमको भी संघर्ष करना चाहिए। आप सभी लोग माता सावित्रीबाई फुले जी के जीवन से सबक लेंगे और समाज में व्याप्त कुरीतियों और अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष में योगदान करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं और माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।